guys, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and today's topic is फिगर ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है वो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम लोग घरों को सजाने के लिए, घरों में मान लीजिए शादियाँ होती हैं तो घर को सजाने के लिए हम लोग बहुत सारे लाइटों का यूज़ करते हैं और फूलों का यूज़ करते हैं। फूलों से घर को सजाते हैं या हॉल को सजाते हैं। महंगे कालीन होते हैं, पर्दे होते हैं, तो घर जो है वो हॉल जो है या घर हो या हॉल हो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। लोगों का ध्यान अपने आप घरों की तरफ जाता है। और उसी तरह से हमारी जो इंडियन ब्राइड होती हैं, जो दुल्हन होती हैं, उसको भी सजाने के लिए बहुत सारे ऑर्नामेंट्स का यूज़ किया जाता है। हाथों में चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, कानों में बालियाँ हैं और बहुत सारे जेवरात वो पहनकर जो है सजती हैं ताकि वो बिल्कुल अट्रैक्टिव लगे, बिल्कुल अलग लगें। तो उसी तरह से जो हमारे राइटर होते हैं, जो हमारे पोएट होते हैं, वो अपनी पोएट्री को, अपनी रचना को सजाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए, प्रभावशाली और ब्यूटीफुल बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। यानी फिगर ऑफ स्पीच एक तरह का जेवर है जो कि हमारे जो राइटर होते हैं, जो हमारे पोएट होते हैं, वो अपनी छोटी सी बातों को अच्छा से अच्छा, ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होते बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के लिए 4 लेकर आई हूँ। सबसे पहला जो है वो सिमली है। तो सिमली क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग। 2 अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से एज और लाइक लगा करके, तो उसको हम लोग सिमली कहते हैं। जैसे द ब्राइड इज़ एज ब्यूटीफुल एज द मून। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया हम लोगों ने? एज लगा करके यूज़ किया। कंपेयर कैसे किया? ब्राइड इज़ एज ब्यूटीफुल, यानी कि जो दुल्हन की खूबसूरती है उसको चाँद से हम लोगों ने कंपेयर किया कि दुल्हन इतनी खूबसूरत है जैसे कि चाँद। तो इस तरह जब हम लोग एज लगाकर या लाइक लगाकर कंपेयर करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, तो वो सिमली कहलाता है। एक और सेंटेंस देखिए, श्रेया घोषाल सिंग्स लाइक ए कक्कू। कक्कू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कक्कू की जो आवाज़ होती है वो काफ़ी स्वीट होती है, तो इसलिए श्रेया घोषाल एक सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है। तो वो इतना अच्छा गाती है, श्रेया घोषाल सिंग्स लाइक अ कक्कू, कक्कू की तरह गाती है, यानी कि बहुत मीठा गाती है। तो यहाँ पर लाइक लगा करके श्रेया घोषाल के गाने का जो उसकी स्वीटनेस है उसका कंपेयर किया गया है कक्कू से। इस सेंटेंस को देखिए, ही इज़ एज फनी एज जॉनी लीवर। जॉनी लीवर का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता दूं तो हिंदी सिनेमा जगत के ये एक कॉमेडियन थे जो कि फिल्मों में काफ़ी फ़नी रोल करते थे, काफ़ी हंसाते थे। तो इसको कंपेयर किया गया है जॉनी लीवर से। ही इज़ एज फनी, एज लगाकर कंपेयर किया गया है, वो इतने फ़नी है जितने के जॉनी लीवर। एक और सेंटेंस, आलिया भट्ट इज़ क्यूट, आलिया भट्ट इज़ एज क्यूट एज अ लिटिल बेबी। तो आलिया भट्ट को ऐसे भी कहा जा, सब लोग जानते हैं कि क्यूट है, आलिया भट्ट इज़ क्यूट, लेकिन इसको और खूबसूरत बनाने के लिए और ब्यूटीफुल बनाने के लिए कंपेयर किया गया है इसको एक लिटिल बेबी से, जो कि लिटिल बेबी काफ़ी क्यूट होती है। तो सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए राइटर जो है इसी तरह से सिमली का यूज़ करते हैं। आलिया भट्ट इज़ एज क्यूट एज अ लिटिल बेबी। हाँ, एक बात आप लोगों को और बता दूं कि ये जितने भी सिमली ये फिगर ऑफ स्पीच दी मैं, सिमली हो, मेटाफोर हो, पर्सनिफिकेशन हो या ऑक्सीमोरोन हो, वो बॉलीवुड के हिंदी गीतों में बहुत ज़्यादा कूट कर ये सारे फिगर ऑफ स्पीच भरे हुए हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगी। सिमली का एक एग्जाम्पल आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत मशहूर है वो पोएम है, हमने भी अपने बचपन में पढ़ा है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। लाइक अ डायमंड यानी कि लाइक अ डायमंड इन द स्काई, यानी कि तारों का, स्टार्स को, जो आसमान में स्टार्स हैं उनको कंपेयर किया है डायमंड से, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये है सिमली का एग्जाम्पल। मेटाफोर, नेक्स्ट है मेटाफोर।
मेटाफोर में क्या होता है कि मेटाफोर में डायरेक्ट वो किसी भी इंसान को वो चीज़ ही बना दी जाती है। जैसे इसमें कंपेयर किया जाता है, इसमें कंपेयर नहीं किया जाता, डायरेक्ट वो चीज़ ही बना दी जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि वो कहलाते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल सच में लोहे के बने हुए थे? नहीं ना। तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए इस तरह का मेटाफोर का यूज़ किया जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन थे जिनको ये टाइटल दिया गया आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसका मेटाफोर का एग्जाम्पल जो है हमारे गीतों में भी है। आपको एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो इसमें इस गीत में गीतकार ने क्या किया है? मेटाफोर का यूज़ किया है। कैसे? ये दुनिया एक दुल्हन, यानी दुनिया को उन्होंने दुल्हन बना दिया, तो ये हो गया मेटाफोर। और इंडिया को क्या बना दिया? उन्होंने बनाया है माथे की बिंदिया, ये दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये हमारा जो है वो है इंडिया। तो ये है मेटाफोर। कितनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया, लिखा है इस गीत को। क्यों लिखा है? क्योंकि लोगों का ध्यान इस तरफ आ जाए। और ये गीत भी काफ़ी हिट हुआ था। तो मेटाफोर का यूज़ करते हुए राइटर या पोएट जो है अपनी रचना को, अपनी मामूली बातों को भी खूबसूरत ढंग से पेश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट। तो शिप का मतलब तो आप लोग जानते हैं। तो सच में क्या वो जहाज़ है? नहीं, उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें डिज़र्ट में, रेगिस्तान में कोई भी चल नहीं सकता, ना ही कोई जानवर चल सकता है, ना कोई इंसान चल सकता है। उसके पैर जो है बालू में धंसते हैं। लेकिन ये जो कैमल है वो ईज़िली डिज़र्ट में चल सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिज़र्ट। तो ऐसा राइटर जो है यूज़ करते हैं इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है, माई डैड इज़ द लायन ऑफ आवर फैमिली। माई डैड इज़ लायन, ये हमारे फैमिली के लायन हैं। लायन के जैसे नहीं, जब लायन के जैसे होते माई डैड इज़ लाइक अ लायन, तो वो हो जाता सिमली, लायन के जैसे है, लेकिन लायन ही है हमारे फैमिली के, यानी कि लायन के थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गया मेटाफोर, ये वाला। क्लियर? अब नेक्स्ट आइए पर्सनिफिकेशन पे। पर्सनिफिकेशन में पर्सन से एक बात समझ जाइए कि पर्सन का मतलब होता है इंसान। यानी कि पोएट जो है, राइटर जो है, वो क्या करते हैं? बेजान चीज़ों में ही जान फूंक देते हैं। यानी अगर उनका बस चले तो ये दीवार भी बोलने लगे, और ये बोर्ड भी बोलने लगे, ये पेन भी बोलने लगे, सब कुछ बोलने लगे। यहाँ तक कि अगर मैं हाथ काट दूँ, मेरे से खून निकल जाए, तो वो खून भी उठ करके बोलने लगता। और द मून प्लेज हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, यानी कि मून जो है वो छुपने छुपाने वाला खेल जो है वो बादलों के साथ खेलता है। तो मून क्या बच्चा है, इंसान है, वो तो खेल सकता है, लेकिन इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? इसमें भी जान डाल दी, मून में भी जान डाल दी कि वो बादलों के साथ लुका छुपी का खेल खेलते हैं। हालांकि इसका मतलब ये हुआ कि चांद तो अपनी जगह पर रहता है, लेकिन बादल चलते रहते हैं, कभी बादल से छुप जाते हैं, कभी चांद दिखने लगता है। तो उसको पेश करने के लिए राइटर ने इस तरह से लिखा है कि मून प्लेज हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। सेकंड है द सन पीप थ्रू द विंडो एंड किस्ड माई चीक। इसको देखिए सेंटेंस कैसा है। राइटर ने ऐसा लिखा है कि लोगों का ध्यान अपने आप इस तरफ चला जाए। कहने का मतलब क्या है? द सन पीप थ्रू द विंडो, यानी कि सन जो है वो विंडो से झांकता है और किस्ड माई चीक, और मेरे गाल को किस करता है। लेकिन इसका मतलब क्या है?
कितने अच्छे से उसने पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया है। क्या ये किस कर सकता है, एक सूरज जो है किस आकर कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो इसको इंसान की तरह पेश कर दिया राइटर ने, इसमें जान डाल दी। हालांकि सेंटेंस का मतलब क्या होगा, मतलब तो सिंपल ऐसा है कि जब भी आप खिड़की अपना खोलेंगे, विंडो खोलेंगे और धूप निकलेगी तो उस खिड़की के ज़रिए धूप अंदर आएगी ही आएगी। और जब अगर आप वहाँ पर बैठे हैं, लेटे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो धूप जो है आके आपको गालों को टच करेगी, आपके बालों को टच करेगी, आपके बॉडी को टच करेगी। तो उस चीज़ को उसने इस खूबसूरती से राइटर ने पेश किया है ताकि रीडर का ध्यान उसके रचना पर अपने आप चला जाए और वो चाहे कि मैं इसे और पढूं। तीसरा वाला देखिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस ओनली। जो ऑथर होते हैं आपके दरवाजे पे जाके ठक 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 करते हैं, ऐसा मीनिंग समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में मौका एक ही बार मिलता है, राइटर का कहने का मतलब ये। लेकिन इसको ऐसा पेश किया गया है जैसे सच में वो दरवाज़ा जा कर के डोर को ठक ठक करता है। ठीक है, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है द होल टाउन इज़ स्लीपिंग। देखिए सेंटेंस को देखिए, सारे शहर को ही उसने सुला दिया। किसने? राइटर ने सुला दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शहर सो जाएगा? वो इंसान थोड़ी ना है। लेकिन इस सेंटेंस के कहने का मतलब ये है कि इस शहर में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था, फैला हुआ था, जैसा लग रहा था कि सारे शहर जो है वो सो रहे थे। द होल टाउन इज़ स्लीपिंग। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के, अब पुए पकाए गुड़ के। तो क्या चंदा मामा सच में पुए पका सकते हैं गुड़ के? तो क्या होता है, राइटर ने इसको खूबसूरत बनाने के लिए, गीतकार ने, सॉरी ये तो गीत है, गीतकार ने क्या किया कि पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया। चंदा मामा में भी जान डाल दिया कि वो पुए जो है वो गुड़ के पकाएं। तो इसी तरह से राइटर जो है, रीडर जो है, पर्सनिफिकेशन का यूज़ करके अपनी रचनाओं को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन, अ स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। यानी कि वैसे स्पीच होते हैं ऑक्सीमोरोन जिसमें दो वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, क्लाइम डाउन द स्टेयर। क्लाइम डाउन, क्लाइम मतलब चढ़ना और डाउन का मतलब होता है उतरना। तो दो अपोजिट वर्ड का इसमें यूज़ किया गया है। और इस तरह के वर्ड से राइटर जो इसलिए यूज़ करते हैं कि रीडर का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रचनाओं की तरफ आ सके कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा भाई कि अभी क्लाइम भी लिख दिया, डाउन भी लिख दिया, शी इज़ प्रीटी अगली, प्रीटी भी लिखा हुआ, अगली भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? तो रीडर का ध्यान अपने आप इस तरफ आ जाता है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और ही होता है। जैसे क्लाइम डाउन द स्टेयर, इसका मतलब क्या हुआ? क्लाइम डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, डाउन द स्टेयर यानी सीढ़ी से नीचे उतरो। तो यूज़ किया है इन्होंने दो अपोजिट वर्ड्स का। यहाँ पर भी देखिए, शी इज़ प्रीटी अगली। अब प्रीटी भी है और अगली भी है। प्रीटी मीन्स होता है खूबसूरत, अगली मीन्स होता है बदसूरत। तो क्या वो बहुत खूबसूरत बदसूरत थी, ऐसा कोई सेंटेंस होता है? इसका मतलब यहाँ पर होता है काफ़ी, यानी मतलब ज़्यादा, काफ़ी। शी इज़ प्रीटी अगली यानी कि वो काफ़ी बदसूरत थी, कुछ ज़्यादा ही बदसूरत थी। तो इस तरह का सेंटेंस जो है वो यूज़ किया जाता है ऑक्सीमोरोन में। ऑक्सीमोरोन का ये सब एग्जाम्पल है। ही इज़ डूइंग नेचुरल एक्टिंग। नेचुरल का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं, एकदम जो नेचुरल, जो सच का होता है। और एक्टिंग का मतलब कि उसकी जो नकल उतारी जाती है वो होता है एक्टिंग। तो जो दोनों वर्ड जो है एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक दूसरे इस तरह के अपोजिट वर्ड्स जो है वो ऑक्सीमोरोन में यूज़ किए जाते हैं। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए तो झट से आप समझ जाइए कि ऑक्सीमोरोन का ये सेंटेंस है। पोएम में आप लोगों, क्वेश्चन में आप लोगों को ज़रूर आएगा कि नीचे लिखे हुए जितने भी सेंटेंसेस हैं इसमें आप एग्जाम्पल बताइए ऑक्सीमोरोन का। तो इस तरह का जब भी डबल आपको अपोजिट मीनिंग वाला दो सेंटेंस हो तो आप समझ जाइए कि ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। एक सेंटेंस और है, डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी यानी कि ये जो आपका जो सच में जो आपका जो कागज़ है वो है, और जिसको मूल कॉपी कहते हैं, मूल
प्रति कहते हैं, और ये हो गया उसका डुप्लीकेट। कॉपी मतलब हो गया डुप्लीकेट। तो यहाँ पर अपोजिट जस्ट है ओरिजिनल और उसका अपोजिट कॉपी। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपी। मीनिंग तो वही हुआ कि आपके पास क्या ओरिजिनल है, ओरिजिनल कॉपी यूज़ किया गया है, लेकिन मीनिंग है कि ओरिजिनल चीज़ आपके पास है कि नहीं, मेन बेसिक जो आपका जो कागज़ पत्तर या जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास है या नहीं। तो इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच का जो है यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में और आपको 4 फिगर ऑफ स्पीच लेकर आऊँगी। और एग्ज़ामिनेशन बोर्ड एग्ज़ाम CBSE के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में इस वर्ष से क्वेश्चन तो एक आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।